भाई भाभी का दर्द। शादी का घर है, 100 काम पड़े हैं, लेकिन तेरी देवरानी अभी तक नहीं आई है। जब परिवार के लोग ही मेहमानों की तरह आएंगे तो फिर शादी का काम कैसे निपटेगा। और ये कौन सा तेरी छोरी का ब्याह है जो सब टाइम पर ही आएंगे। उनकी भी ननद लगती है ना विधि। चाची जी गुस्से में बस बोले ही जा रही थी। तभी उर्मी ने कहा, चाची जी आप चिंता मत करो, कोई कैसे भी आए कभी भी आए, मैंने अपनी तरफ से सारी तैयारियां कर ली हैं। मैं मेरी प्यारी गुड़िया की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। अरे जब तूने और हेमंत ने इसे पालने पोसने में कोई कमी नहीं छोड़ी तो अब क्या कमी छोड़ोगे। जानती हूं मैं। जब जेठ जी और जीजी की एक हादसे में मौत हो गई थी तब इसकी उम्र 8 साल की थी। घर संभालने को कोई था नहीं, इसलिए तो हेमंत की शादी कच्ची उम्र में ही करनी पड़ी थी। जब से तू इस घर में आई है एक माँ की तरह इसे संभाला, इसके लालन पालन में सारी जिंदगी निकाल दी। तुम दोनों ने कभी अपने बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा कि कहीं तुम दोनों का प्यार न बट जाए। बस इसे ही अपनी बेटी की तरह पाला। अरे आजकल के समय में कौन अपनी ननद को बेटी की तरह प्यार देता है, बल्कि बोझ समझकर पल्ला झाड़ लेते हैं। बस भी करो चाची जी, ऐसी बातें मत करो। विधि मेरी बेटी है। जिस दिन मैं इस घर में बहू बनकर आई थी उस दिन ही मुझे लगा भगवान ने मेरी झोली बेटी से भर दी है। आपको पता है, विधि उस दिन मुझसे बहुत डर रही थी। बोली तुम लड़ोगी तो नहीं मुझसे, मारोगी तो नहीं मुझे। उसकी मनोदशा और बाल मन का डर देखकर कलेजा भर आया था मेरा। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था कि विधि को ननद की तरह नहीं बेटी की तरह संभालूंगी। और एक दिन उसके मुंह से भी निकल ही गया। क्या मैं तुमको भाभी माँ कह सकती हूँ। उसके प्यार भरे शब्दों ने मेरे मातृत्व के एहसास को पूरा कर दिया। और आज देखो ना विधि कितनी बड़ी हो गई। कल ये मुझे छोड़कर अपने ससुराल चली जाएगी। इसके बिना ये घर और मेरा आंगन बिल्कुल सूना हो जाएगा। मन में कई बार सोच उठती है कि कैसे दूर करूंगी अपने कलेजे के टुकड़े को, जिसकी आवाज़ सुने बिना इसके भैया का और मेरा दिन भी शुरू नहीं होता है। और इसकी हंसी ठिठोली से कब रात बीत जाती है पता ही नहीं चलता। अब सब कुछ सूना करके चली जाएगी ससुराल। चाची जी ये बेटियां पराई क्यों हो जाती हैं। क्यों बेटियों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है। उर्मी की आंखें विदाई के बारे में सोचकर नम हो गई। बहू, माँ बाप को विदाई के समय कलेजे पर पत्थर रखना पड़ता है। ये तो विधि का विधान है जिसे कोई नहीं बदल पाया है। चल बाकी के काम निपटा लेते हैं। देख तूने मुझे भी रुला दिया, चाची जी ने कहा। तभी विधि आई और बोली, माँ चलो ना, मेरे संगीत में आप और भैया दोनों मिलकर डांस करना। चलो आज थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। विधि उर्मी का हाथ पकड़कर खींचती हुई बाहर ले गई। धीरे धीरे शादी का दिन नज़दीक आ गया। मेहमान भी आने लगे थे। उर्मी के देवर देवरानी सपना और नीलेश भी आ गए थे। चाची जी ने आते ही व्यंग भरे लहजे में कहा, सपना बहू, तुम्हें नहीं लगता कि तुम लोग शादी में कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए। बारात के साथ साथ आ जाते। सपना चाची सास की बात सुनकर झेंप गई और मुंह सिकोड़ते हुए अंदर चली गई। उर्मी और हेमंत अपने कमरे में शादी का सामान संभाल रहे थे। तभी नीलेश और सपना भी उसी कमरे में आ गए और आते ही बोले, भैया अब विधि का ब्याह हो जाएगा, फिर इस घर का जमीन जायदाद का बंटवारा कर लेना। अब तो बस 2 ही हिस्से होंगे। ऐसा मत करना कि कहीं तुम ही सारी जमीन जायदाद हड़प जाओ। इसमें मेरा भी हिस्सा है। अपने भाई के मुंह से ये बात सुनकर हेमंत स्तब्ध रह गया। हेमंत को लगा था भाई आते ही पूछेगा कि भाई शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं या नहीं। अगर कुछ कमी रह गई है तो बताओ, मैं मदद करता हूँ। आते ही शादी के कामों में हाथ बंटवाएगा। लेकिन नीलेश तो किसी और ही सुर में था, जिसे सुनकर हेमंत को एक धक्का सा लगा। हेमंत ने कहा, ये कैसी बातें कर रहा है तू। यह बात फिर कभी फुर्सत में बैठकर करेंगे। तू भी क्या फिजूल की बातें लेकर बैठ गया।
अभी विधि की शादी पर ध्यान देते हैं। देखा, मैंने पहले ही कहा था ना, तुम्हारे भाई भाभी की नीयत में खोट है। देखो कैसे बात को टाल दिया। बंटवारे की बात इनको फिजूल लग रही है। सपना झट से भड़कते हुए बोल पड़ी। चाची जी सारी बातें सुन रही थी। उन्होंने इस बात को लेकर नीलेश और सपना को खूब खरी खोटी सुनाई। उर्मी और हेमंत दोनों समझदार थे। वे दोनों बस यही चाहते थे कि विधि की शादी शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए और उनकी लाडली बिटिया खुशी खुशी विदा हो जाए मायके से। आखिर वो पल आ ही गया जब विधि विदा होने लगी। हेमंत और उर्मी ने विधि के हाथ पीले किए। उसे विदा करते समय हेमंत ने उसके हाथों पर एक कागज का टुकड़ा रखा और कहा, अब तू अपना हिस्सा संभाल, मैं थक चुका हूं। विधि ने वो कागज खोलकर देखा तो वो जमीन के कागज थे, जिसमें साफ साफ लिखा था कि हेमंत ने पिताजी की जायदाद 2 हिस्सों में बराबर बांट दी है। एक हिस्सा विधि के और एक हिस्सा नीलेश के नाम। यह देखकर विधि की आंखों में आंसू थे। विधि ने कहा, कर दिया ना मुझे बिल्कुल पराया। मुझसे छीन रहे हो ना मेरा प्यार भरा आशियाना। मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया। मुझे तो सिर्फ हमेशा आपका और भाभी माँ का प्यार चाहिए। नहीं विधि बेटा, ये पिताजी की अमानत है जो तुम्हें और नीलेश को सौंप रहा हूँ। मेरा और तुम्हारी भाभी माँ का प्यार हमेशा की तरह तुम्हारे साथ है और रहेगा। हमारी दौलत तो तू और नीलेश हो, फिर मुझे इस दौलत की क्या ज़रूरत। विधि अपने भैया भाभी के गले लग गई। वह अपने भैया भाभी की आंखों में अपनी विदाई का दर्द देख रही थी। विधि को बड़े प्यार से विदा करके हेमंत और उर्मी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। नीलेश अपने किए पर पछता रहा था। वह अपने बड़े भाई के प्यार का मोल नहीं समझ सका। क्यों उसे भाई भाभी का दर्द दिखाई नहीं दिया। उसकी आंखें शर्म से झुक गईं। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।